इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 12 है। 11th में आपने पार्ट 11 में देखा था कि हम नर्स्ट इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लास्ट में हमने नर्स्ट इक्वेशन बताया था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, और फिर हमने एग्जांपल लिया था तो यहाँ ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जिंक की कंसंट्रेशन अपॉन आपकी कॉपर की कंसंट्रेशन। यदि प्योर मेटल होता है जिंक आयन और मेटल आयन, प्योर मेटल है तो उसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो 1 मोलर होगी, हमने कहा था ये। अब नर्स्ट इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड, एनोड पे जो भी दिया हुआ है उसकी कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड। तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें एनोड और एनोड की जो भी हम एनोड क्या है और कैथोड क्या है उसकी जो कंसंट्रेशन दी हुई है उसको देख करके एनोड की जगह पे एनोड वाली कंसंट्रेशन, कैथोड की जगह पर कैथोड आयन वाली कंसंट्रेशन रख देंगे, या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये सारे आपके हैं नर्स्ट इक्वेशन, और इस इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट अगला हेडिंग है हमारा इक्विलिब्रियम, equilibrium constant from Nernst equation, equilibrium constant from Nernst equation। तो नर्स्ट इक्वेशन की सहायता से हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या नर्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रेशियो है हमें ये देखना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी नर्स्ट इक्वेशन क्या है। सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन जो हमें मिला, ई सेल इज इक्वल टू क्या है, दैट इज ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो और अपॉन जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये क्या है आपकी नर्स्ट इक्वेशन। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में इसको देखना है। तो अब हमें पता है, हमने क्लास 11 में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रखा है, तो वहाँ पर हमने देखा था, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया, ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन, इसको हमको यूज करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के। तो एग्जांपल हमने मान लिया, हमने ले लिया a प्लस बी इज कन्वर्टेड इनटू सी प्लस डी। एक एग्जांपल है ये, रिवर्सिबल रिएक्शन ये। अब इस पे देखेंगे, इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी को बोलते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सी की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन अपॉन ए और बी की कंसंट्रेशन। तो अब देखिए सी डी क्या है, दैट इज प्रोडक्ट, ये क्या है आपका प्रोडक्ट है, और ये नीचे क्या हो गया आपका रिएक्टेंट, ये आपका रिएक्टेंट हो गया। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। के सी क्या है यहाँ पे लिख लेंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। अब आगे देखेंगे, इसका मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट, अब इस नर्स्ट इक्वेशन को देखें तो नर्स्ट इक्वेशन में आप देखेंगे लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, के सी रख सकते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन मिला इस वैल्यू को इसमें रखने पे, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जगह पर क्या रख देंगे, दैट इज के सी, लॉग के सी, ये मिल गया। अब आगे देखेंगे, यदि हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं की दर जो होती है वो बराबर हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अग्र और पश्च या फॉरवर्ड और बैकवर्ड
दोनों रिएक्शन की जो दर होती है, रेट होती है, वो इक्वल होती है। तो इस वजह से इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, तो आगे देखेंगे। तो एट इसलिए ऐसा क्योंकि रिएक्शन की दर दोनों पर इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की इक्वल है। इस वजह से एट इक्विलिब्रियम ई सेल बिकम जीरो, ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब जो रिएक्शन हमें यहाँ पर मिली है ई सेल वाली, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमें रिएक्शन क्या मिली, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। अब ई सेल की जगह पर हम क्या रख देंगे, जीरो। क्या हो गया, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। अब इसे इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, ये हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया, दैट इज रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ये रिलेशन है, दैट इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या, के सी क्या है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन, इस पे भी न्यूमेरिकल। नेक्स्ट अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो गिब्स फ्री एनर्जी भी हमने थर्मोडायनामिक में इसको पढ़ा है। गिब्स फ्री एनर्जी को इंडिकेट करते हैं, दैट इज डेल्टा जी, सॉरी जी से। गिब्स फ्री एनर्जी को जी से, डेल्टा जी का मतलब है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, दैट इज जी। तो इसके लिए सिंपल सा रिलेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, या डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। आपको ये याद रखना है इक्वेशन, ये फॉर्मूले याद रखने हैं फॉर न्यूमेरिकल। अब डेल्टा जी यहाँ पर क्या है देखेंगे, व्हाट इज डेल्टा जी, डेल्टा जी दैट इज, या डेल्टा जी नॉट क्या है आपका, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। नेक्स्ट है आपका दैट इज एन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ क्या है बताया इसको हमने, फैराडेज कांस्टेंट, और फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू भी बता रखी है, एफ इज इक्वल टू 96500 पर कूलॉम। एंड ई नॉट सेल पता है आपको, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्मूले को हमें लर्न करना है फॉर न्यूमेरिकल। तो ये फॉर्मूले जहाँ पर भी हमने इंडिकेट किया, ये फॉर्मूले जो है न्यूमेरिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब तक हमने जो पढ़ा ये सब के सब किसके अंतर्गत आते थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। अब हमने बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे रिएक्शन आपके जो सेल थे वो 2 टाइप्स के थे, ऑन द बेसिस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के आधार पर आपके सेल 2 टाइप्स के थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सब कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने इसको देखा। अब हमें देखना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को भी रिमाइंड करते जाएंगे। तो हमने कहा था कि देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है। तो पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वह सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होगी,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जस्ट अपोजिट है। इलेक्ट्रोकेमिकल में केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होगा, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी converted into केमिकल एनर्जी। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें दोनों याद रहेगा इस तरीके से। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। पॉइंट नंबर 2, अब वहां पर हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। कहने का मतलब इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी वो अपने आप नहीं होगा, स्वतः नहीं होगा, बल्कि रिडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होने के लिए बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए दोनों में अंतर, वहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी। वहाँ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था बट यहाँ पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप नहीं होता है। थर्ड, अब देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी एनोड और कैथोड होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी एनोड और कैथोड थे, लेकिन अंतर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो एनोड था वो निगेटिव चार्ज और कैथोड जो था वो पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एनोड कैसा होगा, वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में निगेटिव था, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एंड कैथोड, यहाँ पर कैथोड जो हो जाएगा वो आपका निगेटिव होगा, कैथोड निगेटिव चार्ज होगा। दोनों में अंतर समझ में आया, वहां पर एनोड निगेटिव था, कैथोड पॉजिटिव। यहाँ पर एनोड पॉजिटिव है और कैथोड निगेटिवली चार्ज है, ये अंतर है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था कि जो इलेक्ट्रोड्स थे एनोड और कैथोड, वो दो अलग अलग सेल में सेट होते थे, दो अलग अलग सेल के अंदर या दो अलग अलग बीकर के अंदर रखे, एनोड को एक अलग बीकर में, कैथोड को एक अलग बीकर में रख करके तब उन्हें जोड़ा जाता था। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बोथ इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दोनों ही एनोड और कैथोड दोनों एक ही सेल में अरेंज होते हैं। इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोथ इलेक्ट्रोड्स दैट इज कौन से, दैट इज एनोड एंड कैथोड आर सेट अप इनटू सेम शेल या सेम कंपार्टमेंट, सेम सेल या सेम कंपार्टमेंट में। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दोनों ही इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं एनोड और कैथोड वो सेम सेल में रखे हुए होते हैं, उनको सेम सेल में रखा जाता है, वो सेम सेल में उपस्थित होते हैं। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड अलग था और कैथोड को अलग सेल में रखा जाता। यहाँ पर दोनों ही आपके जो हैं वो एक ही सेल में अरेंज्ड होंगे। नेक्स्ट अगला क्या कहता है, देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर होते थे, एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर होते थे। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा कि द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल सोर्स, they enter through cathode and come out through एनोड। क्लियर? तो देखिए यहां पर क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में
रिएक्शन अपने आप हो रही थी, इलेक्ट्रॉन अपने आप ही जो है रिमूव हो रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, बल्कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है, इसमें बैटरी लगाना पड़ता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सप्लाई होंगे कहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सटर्नल सोर्स से। इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सोर्स से आते हैं, ना कि एनोड से कैथोड की तरफ। और जब एक्सटर्नल सोर्स से, मतलब एक्सटर्नल सोर्स का मतलब उसमें बैटरी लगाएंगे तब वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सटर्नल सोर्स से तब आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इंटर करते हैं। और ये किस तरफ से किस तरफ, कैथोड से इंटर करते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं। तो ये हुआ। अब एक चीज, एनोड और इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, कोई भी सेल हो, सभी में एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होता है। ये आपको याद रखना है कि चाहे आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, बोथ सेल में रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस एट कैथोड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस एट एनोड। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में रिडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, एनोड पॉजिटिव होगा कैथोड निगेटिव होगा। एनोड और कैथोड दोनों ही एक ही सेल में अरेंज होंगे, एक ही सेल में रखे जाते हैं। अभी डायग्राम बनाएंगे तो आप देखिएगा। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके सप्लाई होते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, ना कि जो है एनोड से कैथोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जो है आपके कहाँ से आते हैं, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, और कैथोड से इंटर करते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब आगे देखेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल का डायग्राम। यहीं पे हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम में क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक टैंक होगा, इसमें दो टैंक नहीं होंगे बल्कि एक टैंक होगा, क्योंकि बोथ इलेक्ट्रोड्स जो है एक ही सेल में रहते हैं। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने देखा था कि हमने दो सेल बना रखा था, एक में एनोड रख देते थे, एक में कैथोड रख देते थे। एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा था इसलिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, कैथोड जिसमें कैथोड रखा था उसमें रिडक्शन हो रहा था, तो वहां पर वो जो है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। फिर सर्किट को जोड़ते थे, सर्किट कंप्लीट करते थे, वायर से दोनों एनोड और कैथोड को जोड़ते थे और दोनों टैंक को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दोनों ही इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड जो है दोनों ही क्या होंगे, सेम सेल में, एक ही सेल के अंदर अरेंज्ड होते हैं, एक ही सेल के अंदर रहते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों जो है एक ही सेल में होंगे। यहाँ पर जो है आपका ये इसमें भरा हुआ इलेक्ट्रोलाइट, ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखिए इसको हम मान ले रहे हैं कि ये हमारा क्या है, इसको हम मान ले रहे हैं कि दैट इज एनोड। किसी को एक को मान लेते हैं एनोड और एक को मान लेते हैं कैथोड। तो ये है हमारा एनोड और ये क्या है हमारा कैथोड, क्योंकि हमने इसको इस तरह सेट कर रखा है। अब जो एनोड है, हमने कहा कि एनोड यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जबकि कैथोड क्या होता है, वो निगेटिवली चार्ज होता है और इसमें बैटरी लगी हुई होती है, और तब जाकर के इलेक्ट्रॉन अंदर जो है इंटर करता है। और इसमें क्या होगा कि एनायन एनोड की तरफ मूव करते हैं और केटायन कैथोड की तरफ मूव करते हैं। और ये जो विलेन है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये देखिए ये आप क्या दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो दोनों सेल को अगर कंपेयर करेंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर एक ही सेल में रखे गए जबकि वहां पर दो अलग अलग सेल में रखे गए थे। वहां पर एनोड निगेटिव था, यहाँ पर एनोड पॉजिटिव है, वहां पर कैथोड पॉजिटिव था, यहाँ पर आपका कैथोड निगेटिव चार्ज है। कहने का मतलब ये है, दिमाग में आप रखिए कि हमें कोई भी सेल बनाना हो, आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो उसमें हमें दो इम्पॉर्टेंट चीज, सबसे पहले कि हमारे पास इलेक्ट्रोड होना चाहिए। इलेक्ट्रोड्स में क्या क्या होने चाहिए, एनोड होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, कैथोड होना चाहिए। दो इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड, और इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट वो विलेन जिसमें कि दोनों एनोड को डिप किया जाता है, दोनों इलेक्ट्रोड जिस विलेन में डूबे हुए होते हैं वो क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट। और साथ में एक हमको टैंक चाहिए, इसके अंदर या बीकर है जो भी आप ले लें, एक टैंक चाहिए। तो हम हमारे पास टैंक लेंगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, एनोड कैथोड को डाल करके उसको जोड़ देंगे, तो हमारा सेल तैयार हो जाता है। तो कोई भी सेल बनाने के लिए हमें ये चार चीजें इंपॉर्टेंट हमको चाहिए। अब हम दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक।
हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोलिसिस। यहीं पे देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स डिकम्पोज हो जाएं बाई फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी का पैसेज, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जाए तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो अपने आप डिकम्पोज हो जाए, मतलब वो टूट जाएं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो आयन में टूट जाएं, आयन में वियोजित हो जाएं बाई फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर इलेक्ट्रोलाइट्स का आयन में टूटना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस, सिंपल वर्ड में। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ, सिंपल से अगर हम वर्ड में लिखें तो क्या होगा कि डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट into ions by flowing electricity, सिंपल से शब्दों में अगर हम इसे याद रखें तो इलेक्ट्रोलिसिस इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट का आयंस में टूट जाना इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से। या हम इसको और डिफाइन कर सकते हैं दूसरे तरीके से कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, द प्रोसेस ऑफ केमिकल decomposition of the electrolyte by the passage of electricity through its molten or aqueous state is called इलेक्ट्रोलिसिस। जो हमने कहा सिंपल शब्दों में वही, में पूरा डिटेल में सेम वही चीज है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस है केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स का डिकम्पोजिशन इनटू आयन। कब होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी का पैसेज होगा, और इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होगी तो इलेक्ट्रोलाइट्स का आयन में टूटना। और इलेक्ट्रोलाइट्स कब टूटेंगे, या इलेक्ट्रोलिसिस कब होगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स या तो मॉल्टन स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, या एक्वस स्टेट का मतलब यह है कि वाटर में डिजोल्व किए हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सिंपल से शब्दों में आप समझें कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस है जो कि इसमें कि इलेक्ट्रोलाइट्स आयन में टूट जाते हैं जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।